Good morning, बच्चों. I'm Sanjay Bhattacharya this side. Today I'm going to tell you about few national income concepts. ये सारे के सारे national income concepts हैं. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सारे के सारे concepts आपस में related है. पहले मैं इनको एक बार briefly describe कर रहा हूँ. ये है GNP-TMP, Gross National Product at Market Price. इसको हम ऐसे बुलाते हैं Gross National Product at Market Price. Gross D stands for domestic. Gross Domestic Product at Market Price. Net National Product at Market Price, Net Domestic Product at Market Price. इसी तरीके से Gross National Product at Factor Cost, FC stands for Factor Cost. ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है. मेरे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. Gross Domestic Product at Factor Cost, Net National Product at Factor Cost. जो N है, फर्स्ट पेज पे जो N है वो हम बुलाते हैं नेट. जो N सेकेंड पेज पर है उसको हम बोलते हैं नेशनल. ये जो D है इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक. MP stands for मार्केट प्राइस एंड FC stands for फैक्टर कॉस्ट. P stands for प्रोडक्ट. ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट में ये आपको चीज़ें ऐसे करके बुलाना और ऐसे करके यूज़ करना है. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है. मतलब आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट से बाकी फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं. ओके बेटा, मैंने बच्चों सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया था. ये 8 कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है. सबसे पहले इन दोनों में से जो ये वाला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको ये इन सब में सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा का मतलब है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट जो ग्रॉस है, नेशनल है, मार्केट प्राइस है, ये बड़े हैं कंपेयर टू. और इनमें जो इन सारे कॉन्सेप्ट में जो सबसे छोटा है वो है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. का जो नेट है वो छोटा है कंपेयर टू ग्रॉस. डोमेस्टिक नेशनल से छोटा है, FC मार्केट प्राइस से छोटा है. तो GNP-TMP को मैंने यहाँ पे नाम दिया बिग ब्रदर, NDP-FC को मैंने नाम दिया यंगर ब्रदर, छोटा भाई. ठीक है. तो अब सबसे पहले अल्फाबेट उठाते हैं ग्रॉस एंड नेट. तो मैंने ग्रॉस एंड नेट को यहाँ पे लिख दिया ग्रॉस एंड नेट. G stands for ग्रॉस, N stands for नेट. बेटे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है. इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि ग्रॉस बड़ा है. तो अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, आपको डेप्थ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आप छोटे से बड़े में जा रहे हो. और अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है तो आपको यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा. आपको ग्रॉस में से डेप्थ माइनस करना पड़ेगा टू गेट नेट. ठीक है. इसी में सपोज, जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे को बोला जाता है कैलकुलेट GNP एट MP और हमारे को न्यूमेरिकल में दिया हुआ है NNP एट MP. अब बेटे ध्यान से देखोगे क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है. तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है. इसका मतलब है कि हमारे को छोटे से बड़े में जाना है. सो व्हाट वी विल डू, हम इसमें डेप्थ ऐड करेंगे क्योंकि हमारे को छोटे से बड़े में जाना है. सिमिलरली अगर हमारे को न्यूमेरिकल में बोला जाता है कैलकुलेट NNP एट MP और हमारे को न्यूमेरिकल में दिया हुआ है GNP एट MP, तो बेटे यहाँ पे मैंने बताया कि ग्रॉस बड़ा है बिग ब्रदर. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. तो ये इसका रिलेशन है. ये हमारा जो पहला अल्फाबेट का रिलेशन है वो हमारा ये डेप्रिसिएशन. ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा. छोटे से बड़े में जाने के लिए डेप्थ ऐड करेंगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए डेप्थ माइनस करेंगे. ओके. अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट. मैंने आपको पहले ग्रॉस और नेट का फर्क बताया. जो सेकंड डिफरेंस है वो है नेशनल और डोमेस्टिक. जो सेकंड अल्फाबेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज ये हमारी कंट्री है, इसकी अंदर की इनकम को हम बोलते हैं, जो भी कंट्री के अंदर की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. भाई अब हमारे पास कुछ इनकम बाहर से आती है, तो जब हम उस इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे हमारे पास आता है नेशनल इनकम. तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, मैंने आपको बताया कि NDP-FC की जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो छोटे हैं, डोमेस्टिक छोटा है और GNP-TMP के सारे कॉन्सेप्ट बड़े हैं. तो हम बड़े से छोटे में आने के लिए हम माइनस करेंगे, हम नेशनल में से NFI माइनस करेंगे. और अगर हमारे को
नेशनल में से NFI माइनस करेंगे टू कम टू डोमेस्टिक, और अगर हमारे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम इसमें प्लस करेंगे टू कम टू नेशनल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास सपोज हमारे को न्यूमेरिकल में बोला जाता है कि कैलकुलेट NDPHFC, और हमारे को न्यूमेरिकल में दिया हुआ है NNPHFC। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंड अल्फ़ाबेट का डिफरेंस किया है मैंने। मैं अभी आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट वाइज बता रहा हूँ। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट में क्या है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में छोटा कौन सा है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है। इसका मतलब क्या है, अब आपको बड़े से छोटे में आना है। भाई कोई भी बड़े से छोटे में आने के लिए आप माइनस करते हो, क्योंकि आपको बड़े से छोटे में आना, आपको कुछ कट करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस NFI है, तो हम इसमें से NFI माइनस कर देंगे, तो हमारे पास NNPHFC माइनस NFI हमारे पास डोमेस्टिक आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे को न्यूमेरिकल में बोला जाता है कैलकुलेट NNPHFC, और हमारे पास है NDPHFC, न्यूमेरिकल में वो NDPHFC देंगे। अगर कुछ और देते तो मैं आपको आगे नोट से बताऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब NDPHFC में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि छोटा कौन सा है, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ऐड समथिंग टू डोमेस्टिक टू गेट नेशनल। इस तरीके से आप दूसरे अल्फाबेट को जो वो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन सारे कॉन्सेप्ट को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनमें से कोई से भी दो कॉन्सेप्ट उठाता हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे, कोई से भी एक कॉन्सेप्ट उठा के मैं बताता हूँ कि कैसे आप आपको उसको बाकी से लिंक करोगे। सपोज हमने ले लिया NNPHFC। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ GNPHMP से लिंक। तो आपको पहले लिखना है GNPHMP। अब आपको अल्फ़ाबेट वाइज जैसे कि आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ग्रॉस बड़ा है। अब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो जो ग्रॉस से नेट पे जाते हो आपको डेप्थ माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपने इस अल्फ़ाबेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो N दोनों में सेम है। इसका मतलब हमारे को कोई माइनस प्लस नहीं करना। जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो हमारा प्रोडक्ट सेम रहता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए अगेन आपको पहले बताया था कि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। मार्केट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ NIT, नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है। तो हम क्या करेंगे, MP से FC में जाने के लिए बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम इसमें से NIT माइनस करेंगे। सिमिलरली मैंने भी आपको NNPHFC को GNPT से MP से लिंक करा। अब मैं इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट GDPHMP है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया GDPHMP। अब GDPHMP को मैं NNPHFC से लिंक कर रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है अगेन बड़ा छोटा कौन सा है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। तो मैंने क्या करा, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता था डेप्रिसिएशन, मैंने इसमें से डेप्थ माइनस कर दिया, ग्रॉस नेट पे कन्वर्ट हो गया। अब डोमेस्टिक और नेशनल हमें छोटा बड़ा आइडेंटिफाई करना है। अब ये छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप कुछ ऐड करते हो। तो जो सेकेंड अल्फ़ाबेट था उसका डिफरेंस था NFI, तो मैंने क्या करा, NFI ऐड कर दिया। और जो थर्ड है प्रोडक्ट सेम रहता है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, बड़े से छोटे में जाने के लिए मैं NIT माइनस करूँगा, ठीक है। ये है दूसरा लिंक। अब हम इसे करते हैं लिंक NNPHMP से। NNPHFC को NNPHMP से लिंक करते हैं। आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा है। तो हमने क्या करा, पहले कंपेयर करा, नेट डेट सेम है, नेशनल और नेशनल दोनों सेम है, PP सेम है, FC और MP। अब MP बड़ा है, MP से FC में जाना है। हम क्या करेंगे, हम इसमें से NIT माइनस करेंगे। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल NIT माइनस करोगे, आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इससे लिंक कर दिया, इससे लिंक हो गया, इससे लिंक हो गया। फोर्थ है NDPHMP। आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेम है नेट, दूसरा डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें NFIA ऐड करेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम NIT माइनस करेंगे। ये हो गया फोर्थ लिंक। अगला है हमारा GNPHFC।
अगला है हमारा हमें निकालना है NNP8FC और हमारे पास दिया हुआ है GNP8FC। तो हम क्या करेंगे, GNP8FC निकालने के GNP8FC से NNP8FC निकालने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। नेशनल सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि हमने NNP8FC को इससे भी लिंक कर दिया। अगला है हमारा GD, हमें फिर से NNP8FC निकालना है, हम लिंक कर रहे हैं GDP8FC से। सो NNP8FC को निकालना है और हम लिंक कर रहे हैं GDP8FC से। तो बेटे अगेन आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा कौन सा है, ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। हम इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक और नेशनल जो सेकेंड अल्फाबेट है उस पर डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है, हम NFIA ऐड कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो इस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने इससे भी लिंक कर दिया। सिमिलरली ये हमारा ऑलरेडी है, ये और ये हमारा सेम है। अब हम NNP8FC को लिंक कर रहे हैं NDP8FC से। NDP8FC से बेटे NN सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसमें सेम है। तो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें NFIA ऐड करेंगे। और इस तरीके से मैंने इस एक कॉन्सेप्ट को बाकी सारे से लिंक कर दिया। जस्ट अगर मुझे ये पता है कि GNP10P ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बिग ब्रदर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट बड़े हैं, तो तुम्हारे को सिर्फ ये याद करना है कि GNP10P बिग ब्रदर, और उसके बाद तुम सारे के सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप उसको रेफर कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजीव। अब मैं आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट पे कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, और एक बहुत सिंपल तरीके से अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड इट विल गेट यू कंफर्म 3 to 4 मार्क्स। जितने भी मार्क का बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा वो आपको कंफर्म मिलेंगे। जिन बच्चों को जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखा है उनको प्लीज़ वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। हमारे को पे न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें बोला है कि हमारे को NDP8FC कैलकुलेट करना है, और हमारे को वैल्यूज दिए हैं GNP10P 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, NFIA 400 एंड IT 300। सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला लिखना है, जो हमको निकालना है वो हम लिखेंगे बाहर इक्वल टू के साइन के इस तरफ, और जिन वैल्यू से निकालना है वो हमारा इस तरफ होगा। तो मैंने पहले क्या करा, NDP8FC और GNP10P लिख दिया। फिर मैंने अपने जैसे पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको कैसे पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। कई सारे टीचर्स आपको ऐसे करके बोलेंगे कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक एक टेबल बनानी है और वैल्यूज लिखनी है, वो गलत तरीका है, बोर्ड उस चीज़ को लाइक नहीं करता। आपको हमेशा फॉर्मूला ऐसे लिखना है, जैसे GNP10P आपने पहले ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करा, ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करने के लिए आपने डेप माइनस करा, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने माइनस NFI करा, और MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस NIT करना पड़ा। ध्यान रखिएगा कि आप अपने यहाँ पे जो भी है वैल्यू उतार दी, जैसे कि GNP10P हमारे पास है 6000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 100, NFI हमारे पास है 400, और NIT हमारे पास है 300, और सब्सिडी 200। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब जैसे आपको IT और सब्सिडी की अलग अलग वैल्यू दी है, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। आपको IT की वैल्यू लिखनी है विच इन दिस केस इज 300, आपको सब्सिडी लिखना है विच इज़ 200। आपको ऐसे करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने ब्रैकेट यूज़ नहीं करा तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। मैं आपको अगले न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपने इसका कैलकुलेशन करा तो ये हो जाएगा, इट विल बी 5400, 6000 minus 500, 5500 minus 100, it will be 5400। ये आपका आंसर निकल गया NDP8FC। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल। हमारे को यहाँ पे GNP8FC निकालना है।
और हमारे को वैल्यूज चाहिए एनडीपी टेम्पी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, सब्सिडीज 30, फीफा 400, फीटर 600। जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उसको इक्वल टू के साइन के इधर लिखेंगे और जिस चीज़ से हमें निकालना है वो सारा इस तरफ लिखा जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है एनडीपी टेम्पी हमने यहाँ लिखा। अब हम बारी बारी अल्फ़ाबेट को इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा, जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा होता है तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डेप ऐड करेंगे। देन सेकंड अल्फाबेट है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, हम NFI ऐड करेंगे। और NP से FC में जाने के लिए हम NIT माइनस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। हमने सारी वैल्यूज डाली। एनडीपी टेम्पी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, फीफा माइनस फीटा, क्योंकि फीफा और फीटा दोनों दिए है, हमको ब्रैकेट यूज़ करके ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है। और ऐसे ही हमारे को NIT निकालना है। अब जैसे हमारे पास NIT में IT की वैल्यू नहीं दी तो हमारे को IT 0 लेना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि वी ट्राई टू गेट IT बट इट वॉज नॉट है, तो हमने उसको 0 ले लिया। एंड सब्सिडी हमने लिया 30, तो 0 माइनस 30 हम इसको ब्रैकेट के अंदर पहले कैलकुलेशन करेंगे। फिगर आएगा -30 का, तो इससे क्लैश करके +30 बन जाएगा। और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, विच विल बी 29830। अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है पेपर कैलकुलेशन में, क्योंकि साइन उल्टा हो जाता है। तो प्लीज़ यूज द ब्रैकेट इन केस इफ मोर देन वन वैल्यू इज गिवन, इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी एंड आंसर विल बी परफेक्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल। हमारे को यहाँ पे GNP टेप्सी निकालना है और हमारे को वैल्यू चाहिए एनडीपी टेम्पी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, सब्सिडीज 30, फीफा 400, फीटर 600। जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उसको इक्वल टू के साइन के इधर लिखेंगे और जिस चीज़ से हमें निकालना है वो सारा इस तरफ लिखा जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है एनडीपी टेम्पी हमने यहाँ लिखा। अब हम बारी बारी अल्फ़ाबेट को इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा, जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा होता है तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डेप ऐड करेंगे। देन सेकंड अल्फाबेट है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, हम NFI ऐड करेंगे। और NP से FC में जाने के लिए हम NIT माइनस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। हमने सारी वैल्यूज डाली। एनडीपी टेम्पी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, फीफा माइनस फीटा, क्योंकि फीफा और फीटा दोनों दिए है, हमको ब्रैकेट यूज़ करके ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है। और ऐसे ही हमारे को NIT निकालना है। अब जैसे हमारे पास NIT में IT की वैल्यू नहीं दी तो हमारे को IT 0 लेना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि वी ट्राई टू गेट IT बट इट वॉज नॉट है, तो हमने उसको 0 ले लिया। एंड सब्सिडी हमने लिया 30, तो 0 माइनस 30 हम इसको ब्रैकेट के अंदर पहले कैलकुलेशन करेंगे। फिगर आएगा -30 का, तो इससे क्लैश करके +30 बन जाएगा। और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, विच विल बी 29830। अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है पेपर कैलकुलेशन में, क्योंकि साइन उल्टा हो जाता है। तो प्लीज़ यूज द ब्रैकेट इन केस इफ मोर देन वन वैल्यू इज गिवन, इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी एंड आंसर विल बी परफेक्ट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर कि हमारे को बोला जाता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हमारे को वैल्यू दिए NNP टेप्सी, GDP टेम्पी, NIT, NFI। NNP टेप्सी 4,000 है, GDP टेम्पी 5,000, NIT 300 एंड NFI 200। अब हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना है। इसके इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल में पहले नहीं करा, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारे को इन दोनों वैल्यूज़ को लिंक करना है। तो हमने क्या करा, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को आप यहाँ लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई से भी। तो मैंने यहाँ पे NNP टेप्सी को बाहर लिखा और GDP टेम्पी से उसको कनेक्ट करा। तो अब मैं जब GDP टेम्पी से कनेक्ट करूँगा तो ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें से डेप्थ माइनस करूँगा टू गेट नेट। उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, NFI ऐड करा। MP बड़ा है, FC छोटा है, NIT माइनस करा। सारी वैल्यू डाली। ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जब डेप्रिसिएशन निकालें तो वो क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को इधर से उधर लेकर जाएंगे। उसमें कई बार आपके साइन को गलत आप ले जाते हो, उसमें आंसर गलत हो जाता है। तो पहले आप इस साइड को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, 5,000 माइनस डेप प्लस 200 माइनस 300, तो पूरे फिगर था उसको कैलकुलेशन करा तो मेरे पास आया 4900। 4900 माइनस डेप। अब मैंने डेप को यहाँ छोड़ दिया, 4900 को यहाँ ले गया, डेप आ जाएगा 900। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। पहले फॉर्मूला लिखना है, जितनी भी वैल्यूज आनी है आप पहले एक साइड को कैलकुलेट करो, उसको एक फिगर में कन्वर्ट करो, और जब वो एक फिगर आ जाता है आप उसको दूसरे में लेकर जाओ, आपके पास जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स में अगला न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि GNP टेम्पी कैलकुलेट करना है।
और आपको वैल्यूज दिए NDPTFC 3200, डेप्रिसिएशन 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 70, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 अगर NFI में फ्रॉम की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो इट रिप्रेजेंट्स माइनस। इसका मतलब है कि फीटा वॉज ग्रेटर देन फीफा, इसलिए हमारा जो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, इसलिए इससे नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा गया। मतलब हमारा इनकम बाहर ज़्यादा गई है कंपेयर टू बाहर से जो इनकम आई है। हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, GNP-10P को ये बाहर लिखा क्योंकि हमें निकालना है। हमारे को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है NDPTFC, तो NDPTFC को पहले हम GNP-10P में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा कौन सा है। जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा होता है तो हम नेट में डेप्थ ऐड करेंगे टू गेट ग्रॉस। सिमिलरली डेप्थ डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFI ऐड करेंगे और FC से MP में जाने के लिए हम NIT प्लस करेंगे क्योंकि FC छोटा है, MP बड़ा है। हमने सारी वैल्यूज लिख दी। NDPTFC 3200, डेप्रिसिएशन 400। अब मैंने आपको बताया था कि नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा हुआ। अगर 2 लिखा है तो हम जो भी फिगर है उसको उल्टा लेंगे क्योंकि 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे +50 का फिगर दिया है तो हम उसको -50 लेंगे। उसके बाद आता है प्लस NIT। हमारे पास यहाँ पे सब्सिडी नहीं दिया हुआ तो हम सिर्फ IT लेंगे, सब्सिडी दिखाएंगे कि भाई हमने 0 लिया क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी का फिगर नहीं दिया हुआ। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3620। अगला न्यूमेरिकल जहाँ पे आपको NIT निकालने के लिए बोला गया है, आपको वैल्यूज चाहिए GNP-10P 7000, NDPTFC 6200, डेप्रिसिएशन 600 एंड NFI दियो माइनस में -400। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है आप पहले उनको लिंक करिए। जैसे यहाँ पे आप इनमें से कोई से भी कॉन्सेप्ट को बाहर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे GNP-10P बाहर ले लिया इक्वल टू NDPTFC। N को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करा, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए NFI ऐड करा और FC को MP में करने के लिए NIT ऐड करा। अब हमारे को NIT निकालना है तो जो बाकी वैल्यूज है वो मैंने नीचे लिख ली। 7000 GNP-10P, NDPTFC 6200, डेप्रिसिएशन 600, NFI हो गया -400। NIT मैंने सेम रखा। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि आपको बहुत सारे वैल्यूज को इधर से इधर शिफ्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको पहले इसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ये आ गया 6400, 6200 प्लस 600 -400 विल बी 6400 प्लस NIT। अब आप जब इसको यहाँ लेकर जाओगे तो NIT की वैल्यू 600 आ जाएगी। अगले न्यूमेरिकल में आपको बताना चाह रहा हूँ जिसमें कि आपको फीटा निकालने के लिए बोला गया है। फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। हमारे पास वैल्यूज दिए GNP-10P 4500, डेप्रिसिएशन 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, सब्सिडीज 200, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 एंड NDPTFC 3900। अब हमारे को फीटा निकालने के लिए बोला गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पहले जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे GNP-10P एंड NDPTFC आप इनको लिंक करो। तो जैसे सपोज आप इनमें से कोई सा भी बाहर लिख सकते हो। मैंने इसको GNP-10P को बाहर लिखा। अब मैंने सारी वैल्यूज जैसे डाली। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्थ प्लस कर दिया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIA, जो फीफा माइनस फीटा है वो प्लस कर दिया और FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए NIT प्लस कर दिया। क्योंकि IT और सब्सिडी की वैल्यू अलग थी तो मैंने IT माइनस सब्सिडी ब्रैकेट में लिया। सिमिलरली फीफा और फीटा निकालना है। फीफा हमारे को ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे करके लेंगे। पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अब आप वैल्यूज़ को देख के उतारते रहिए। GNP-10P 4500 है। जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 700 माइनस फीटा है, फीफा माइनस फीटा, तो फीटा को एज इट इज रहने दीजिए। जब आप पूरी कैलकुलेशन करके फिगर को एक में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा 4800 माइनस फीटा। 4500 इज इक्वल टू 4800 माइनस फीटा और फीटा विल बी 300। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आप एक लाइन में पहले फॉर्मूला लिखिए, आप न्यूमेरिकल से वैल्यूज को देख के आप अगले लाइन में कॉपी करिए। एट द मोस्ट मैक्सिमम 4 लाइनों में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना चाहिए। जो सॉल्यूशन है वो 4 लाइन में हो जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन 4 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। मैं आज आप लोगों को डेप्रिसिएशन, NFI और NIT के बारे में बताना चाह रहा हूँ। डेप्रिसिएशन जैसे आप लोग कई सारे बच्चे आप इनमें से जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में डेप बुलाते हैं, अदरवाइज फुल फॉर्म में डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन बेसिकली होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू फेयर वेयर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी भी असेट को हमने खरीदा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है, या फिर उसमें नॉर्मल वेयर एंड टियर जो हम उसको रोज़मर्रा यूज़ करते हैं तब भी उसकी वैल्यू है, उस पर रिप्लेसमेंट उसको रिपेयर करने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या पैसेज ऑफ टाइम। सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करा, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी या उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। ये डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन है। इसके अलग अलग नाम है, कई न्यूमेरिकल्स में इनके अलग अलग नामों को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला नाम है डेप्रिसिएशन। ये सिंपल सा नाम है कि भाई डेप्रिसिएशन दिया है तो तुम्हें कैलकुलेशन उठा के इसको करना है। कभी कभी डेप्रिसिएशन की जगह पर लिखते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये नाम इसका क्यों दिया, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम फिक्स कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है, तो इसलिए हमने इसका नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। हमारे जो असेट में ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी मशीनरी वगैरह में घिसावट आ रही है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल सेम एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ फिक्स कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है उसको हम रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल करके नाम देते हैं। कुछ जगहों पे कुछ न्यूमेरिकल्स में कभी कभी कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस करके भी वर्ड यूज़ किया जाता है, जो डेप्रिसिएशन का ये अलग नाम है। ठीक है, अगर इनमें से क्वेश्चन दिया तो हमारे को दिया जाता है डेप्रिसिएशन, जहाँ पे दिया होगा आपको परचेज कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन लाइफ पीरियड ऑफ असेट। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको ये लेके चलता हूँ कि एक मशीन है, उसकी कीमत हमने 1 लाख रुपए मशीन खरीदने में लगाए। सो अगर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख रुपए की मशीन थी और उसका जो लाइफ पीरियड था वो था 10 साल। तो हमने क्या करा, 10 साल, तो हमारे पास जो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट विल बी 10,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में वो चीज़ें आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, इसकी जगह पे वो क्या करेंगे, वो आपको एक ग्रॉस और एक नेट का कॉन्सेप्ट दे देंगे, एक ग्रॉस का और एक नेट का। तो आपको ग्रॉस और नेट का डिफरेंस को माइनस करोगे, आपके पास डेप आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एक न्यूमेरिकल में आपको दे दिया GNP एट MP और आपको दे दिया ये दे दिया सपोज 2,000 रुपीज़ और आपको दे दिया NNP एट MP से 1,000 रुपीज़। तो इन दोनों को जो डिफरेंस है उसको हम करेंगे, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन है। सो समटाइम्स दे मे गिव यू अ डेप्रिसिएशन लाइक दिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पर लगाती है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, उसका बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, दैट इज प्रोड्यूसर, बट द बर्डन ऑफ द टैक्स इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द कंज्यूमर। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जब सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को टू हेल्प देम, टू एनकरेज देम टू बियर अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे कि प्रोड्यूसर पे ज़्यादा बर्डन ना आए। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास आएगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आपको सपोज न्यूमेरिकल में बोला जाता है कैलकुलेट NNP एट FC और आपको दिया हुआ है NNP एट MP। तो MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है। आप MP में से NIT माइनस करोगे FC तक आने के लिए। और अगर आपको बोला जाता है कैलकुलेट NNP एट MP और NNP एट FC दिया हुआ है, तो आप इसमें NIT प्लस करोगे टू गेट टू NNP एट MP। NIT यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे को नेशनल कॉन्सेप्ट को कैलकुलेशन करने में NIT का यूसेज आता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ NFIA क्या होता है। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में हम इसको जैसे ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, फीफा माइनस फीटा। फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो भी पैसा बाहर से आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो पैसा बाहर गया, तो आया माइनस गया विल बी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं जॉब्स वगैरह करने के लिए, तो वो जो भी पैसा कमाते हैं
वो कमा के इंडिया में भेजते हैं। सिमिलरली बाहर से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो अपनी कंट्री में भेजते हैं। तो आया माइनस गया विल बी नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका NFI का जो दूसरा कॉम्पोनेंट है वो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी और बिजनेसेस बाहर है, वो जो भी पैसा बाहर से कमाते हैं वो इंडिया में भेजते हैं। सिमिलरली बाहर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी और बिजनेसेस इंडिया में, वो यहाँ से पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेजते हैं। अगेन आया माइनस गया, जो भी आता है जो गया, उन लोगों का जो डिफरेंस है वो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जिसका थर्ड कॉम्पोनेंट है वो है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। इसका ध्यान से सुनिएगा। सब जैसे कोई भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सपोज जैसे बाहर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जैसे कोक है, जैसे पेप्सी है, जैसे कोलगेट है, जैसे पेप्सोडेंट है, सारी बाहर की कंपनीज हैं। तो जो वो यहाँ पैसा कमाती हैं, तो जो भी पैसा कमाया, सपोज मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कोक ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो कोक सबसे पहले क्या करता है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तो सपोज 100 में से 20 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया, बच के 80 रुपये, 80 में से उसको एक पार्ट यहाँ के शेयर होल्डर्स में बांटना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ द शेयर्स विच दे होल्ड ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स में बच जाता है। सपोज 20 रुपये शेयर होल्डर में डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिए, अब बच गए 60 रुपये। जो 60 रुपये वो कंपनी अपने पास रख लेती है और वो फिर अपने हेडक्वार्टर्स में, जैसे अगर सपोज कोलगेट का हेडक्वार्टर USA में है, तो कोलगेट क्या करेगा, जो 60 रुपये वो अपनी कंट्री में भेज देगा। तो इसको बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग। जो पैसा बच जाता है, जो कंपनी या तो अपने पास रखती है या अपने हेडक्वार्टर या जहाँ पे भी उनका मेन हेडक्वार्टर से वहाँ भेज देती है, उसको बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग। सिमिलरली हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर जाती हैं, बाहर प्रॉफिट कमाती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा की जैगुआर या लैंड रोवर है, UK में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कमाया, जो भी प्रॉफिट कमाया है वो वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। अगेन सपोज हम मान के चलते हैं कि 200 रुपये कमाए, 200 रुपये प्रॉफिट कमाया, वहाँ की गवर्नमेंट को 40 रुपये टैक्स दे दिया, प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, बच के 160 रुपये। उस 160 रुपये से वहाँ के लोगों में डिविडेंड बांट दिया, सपोज 60 रुपये डिविडेंड बांट दिया, अब बच गए 100 रुपये। 100 रुपये कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसको बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग, और वो इंडिया में भेज देगी टाटा के हेडक्वार्टर्स में। तो एक तरह से पैसा यहाँ पर भी नेट रिटेन अर्निंग की हेडिंग में आ रहा है। माइनस जो जा रहा है उसको हम बोलेंगे नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास NFI आएगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया जाएगा। ये एक पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज NFI, आपको तीनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिंपल न्यूमेरिकल दिया जाता है कि व्हाट इज कि आपको NFI का कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको NFI इसे कैसे कैलकुलेट करना है। ये इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, किसी भी कंट्री की बाउंड्री जो उसकी पॉलिटिकल, उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा, प्लस इंटरनेशनल वाटर्स में, जैसे हमारे एक तरफ हमारी कंट्री के एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो हमारे एरिया में काउंट होता है। बाकी और कौन कौन सी चीज़ें हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, तो सबसे पहले है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। भाई हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पड़ोस में कोई मिस्टर चड्डा जी रहते हैं, उनके हवाई जहाज चलते हैं जो चाइना और जापान के बीच में चलते हैं। तो अगर उन हवाई जहाज के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी, क्योंकि दैट एयरक्राफ्ट इज ओन बाय मिस्टर चड्डा। सिमिलरली कुछ और मतलब इट शुड बी ओन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगी। सिमिलरली फिशिंग वेसल्स बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर में मूव कर रही हैं, अगर वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ओन करते हैं, तो जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हमारे जैसे
नवी मुंबई में हमारे ONGC के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, और हमने इंटरनेशनल सीन में हमने स्पेशल परमिशन लेके, ध्यान रखिएगा कि इट शुड हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, तो हमने स्पेशल परमिशन लेके हम वहाँ पे ओशन फ्लोर से हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो हमारा एरिया काउंट होगा। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे एरिया में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है एम्बेसीज। अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर है, अगर इंडिया की एम्बेसी रशिया में, USA में, कनाडा में है, तो वो हमारे एरिया में काउंट की जाएगी। सिमिलरली कंसुलेट्स होते हैं जहाँ पे कि कुछ कंट्रीज अपनी फुल फ्लेज्ड एम्बेसी ऑपरेट नहीं करती, जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की एम्बेसी कंसुलेट्स हमारे यहाँ पर हैं जो बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ कुछ स्टाफ होगा, 5, 10, 12, 15 लोगों का स्टाफ होगा जो अपनी कंट्री को हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारे एरिया में काउंट नहीं की जाएगी, बिकॉज इट इज़ द कंसुलेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसी तरीके से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कॉन्गो में है, हमारे कुछ आर्मी यूनिट्स हैं जो कॉन्गो में, जो पीसफुल मिशंस के लिए वहाँ रखी गई हैं, तो वो एरिया जब तक हमारी आर्मी के कंट्रोल में, वो एरिया हमारा एरिया माना जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इंडिया की डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट किए जाएंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट है एम्बेसीज। अगर बाहर की कंट्री की कोई भी एम्बेसी हमारी कंट्री में लोकेटेड है, जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में, कैनेडियन है, US ब्रिटिश एम्बेसी यहाँ पर है, तो वो हमारे एरिया में काउंट नहीं होगी, वो उस कंट्री की एरिया में काउंट की जाएगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। कंसुलेट्स, वही एम्बेसी अगर छोटे रूप में मेंटेन की जाती है तो उसको हम कंसुलेट्स बोलते हैं। कंसुलेट्स भी हमारे एरिया नहीं काउंट होगा, अगर वो किसी और कंट्री का कंसुलेट है तो उसका एरिया माना जाएगा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी आर्मी की यूनिट कॉन्गो में है तो वो कॉन्गो का एरिया जब तक हमारी यूनिट के कंट्रोल में, वो हमारे एरिया माना जाएगा। सिमिलरली अगर बाहर की किसी कंट्री की आर्मी की यूनिट हमारे यहाँ पर है तो वो हमारा एरिया नहीं माना जाएगा, वो उस कंट्री का एरिया माना जाएगा। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO। भाई जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑफिसेज इंडिया में कई जगह पर हैं, तो वो एरिया, वो जो ऑफिसेज है वो हमारे टेरिटरी में काउंट नहीं किए जाएंगे, वो इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ये एक आदमी भी हो सकता है और एन ऑर्गेनाइजेशन, और कोई बहुत बड़ी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो एक कंट्री के अंदर ऑर्डिनरी रिसाइड करती है, जो उस कंट्री के अंदर रहती है या उसका ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है, एंड उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रही है वो हमारी कंट्री के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा बुलाया जाएगा। पहली कंडीशन, द रेजिडेंट लिव्स, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो यहाँ पे रहना चाहिए, और लोकेटेड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री, वो जो भी काम कर रहा है, अगर इंडिविजुअल है, कोई जॉब कर रहा है, या अगर इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, जैसे कोक, पेप्सी, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे वॉट एवर एक्टिविटी दे आर कैरिंग आउट, वो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो जो भी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बुलाते हैं। कि बच्चों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो सबसे पहले आ गया फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए यहाँ पे घूमा और वापस चले गए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनका स्टे हमारी कंट्री में 1 साल से कम है। दूसरी कैटेगरी फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, यहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज हैं बाहर के देशों की, उनका जो भी स्टाफ है, या जो आर्म फोर्सेस बाहर की आर्मी की यूनिट यहाँ पर है, उनका जो भी स्टाफ है वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO एक्सेट्रा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में लोकेटेड है वो हमारी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगी, वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है।
इन फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पर ये यूएनओ WHO में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर ये इनका काम वो 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक यहाँ के यूएनओ ऑफिस में एक अगर अमेरिकन आके काम करता है और वो 1 साल से कम काम कर रहा है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उसका स्टे इंडिया में 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन्स में फ़र्क होता है। सिटीजन नहीं माना जाएगा, he will be considered as normal resident of our country, not citizen. अगला पॉइंट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स एक्सेट्रा। जैसे बहुत सारी शिप्स है जो कि बॉम्बे में या विशाखापट्टनम में या अलग अलग कोस्टल एरियाज में आके डॉकिंग करती हैं। यहाँ पे सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है। कभी कभी शिप 2-2, 3-3 महीने तक हमारे डॉक पे खड़ी रहती है। उनका वर्कर यहाँ पर आता है, कंट्री में घूमते चले आता है, तो उनका जो स्टे है वो हमारी कंट्री में 1 साल से कम के लिए होता है, इसलिए हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते। अगला पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। जैसे हमारा बॉर्डर नेपाल के साथ खुला है, तो बहुत सारे नेपाल के लोग जो हमारी कंट्री में आते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। सुबह आए, शाम को काम करके वापस चले गए। हमारे वैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो वो अगर नेपाल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो नेपाल के रेजिडेंट माने जाएंगे, वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं, सुबह गए काम कर वापस आ गए, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे, वो उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स में। करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं जो कि पेयर अपनी इनकम से पे करता है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं जो पेयर अपनी वेल्थ से पे करता है। वेल्थ इज समथिंग विच इज़ एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो आपके कई सालों से आपका जो पैसे इकट्ठा हो रहा है, उसको हम वेल्थ काउंट करते हैं। तो अगर वेल्थ से कुछ पे किया जाता है, उसको हम कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। सिमिलरली रेगुलरिटी के बेसिस पर जो करंट ट्रांसफर्स है वो रेगुलर होती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक अलाउंस पे करती है जो रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन जो यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हेल्पलेस है, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको हर मंथ एक ओल्ड एज पेंशन दी जाती है टू कॉम्पेंसेट देम, तो उसको हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। जो कैपिटल ट्रांसफर है वो इरेगुलर होता है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया जाता, वो मंथ टू मंथ नहीं दिया जाता, वो कभी कभी दिया जाता है। मेन फॉर जो करंट ट्रांसफर होते हैं मेन फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो दिए जाते हैं जिससे कि जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, डोनेशन है, कि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो कैपिटल ट्रांसफर है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस। ग्रांट्स जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ ग्रांट करते हैं, कोई फाइनेंशियल ग्रांट करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे रही है, तो वो करंट ट्रांसफर्स का पार्ट होगा। ग्रांट बेसिकली वन वे पेमेंट होता है जो कि वापस नहीं लिया जाता। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारे करंट ट्रांसफर्स के एग्जाम्पल हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स, इसमें वॉर डैमेजेस, भाई सपोज एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक करा और वो जिसने अटैक करा वो कंट्री हार गई, तो दूसरी कंट्री कुछ डैमेजेस चार्ज करती है फ्रॉम द कंट्री विच had attacked him to recover the losses suffered by the country due to the war। तो वो वॉर डैमेजेस काउंट किए जाते हैं। ऑब्वियसली रेगुलर नहीं है ये चीज़ें, तो हम कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ये भी रेगुलर नहीं होता, ये कभी कभी टाइम टू टाइम दिया जाता है बट नॉट रेगुलर, इसलिए हम इसको कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या फ़र्क होता है। फाइनल गुड्स होता है, पहले हम इसको मीनिंग के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सारी गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ की जा रही है। भाई एक हाउस होल्ड सपोज अपने घर में के लिए ब्रेड लेकर आया, उसने खाया पिया और कंज्यूम कर लिया, तो वो हम फाइनल गुड में काउंट करेंगे। या फिर किसी फर्म ने कोई गुड को खरीदा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, मतलब वो उस गुड को रीसेल नहीं कर रहा है या उसे एज रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा है। एक फर्म ने अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी खरीदी जिससे कि वो आगे प्रोडक्शन कर सकें, तो वो फाइनल गुड कब में काउंट की जाएगी।
इंटरमीडिएट गुड्स होती है कोई भी ऐसे गुड जो रीसेल के लिए यूज़ की जाती है या फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल, तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। जो दूसरा इसका क्राइटेरिया है डिफ्रेंशिएट करने का वो है ट्रीटमेंट। फाइनल गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के गुड की वैल्यू को हम ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता या किया नहीं जाता। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो गुड्स जिनमें अभी भी वैल्यू एडिशन की पॉसिबिलिटी है। भाई एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक हाउस होल्ड ब्रेड लेकर आया, उसने खाया पिया ख़त्म कर दिया, तो हाउस होल्ड के लिए ब्रेड जो है वो एक फाइनल गुड काउंट की जाएगी। लेकिन अगर सेम ब्रेड एक रेस्टोरेंट लेकर आता है, उसने ब्रेड पकौड़े बनाए, मार्केट में बेच दिए, तो वो जो गुड है वो इंटरमीडिएट गुड में काउंट की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी गुड अपने आप में फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं होती। आप गुड को कैसे यूज़ कर रहे हो, कौन गुड को यूज़ कर रहा है, वो उस गुड का यूसेज ये बताता है कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि मैंने अगर ब्रेड कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर सेम ब्रेड रेस्टोरेंट यूज़ कर रहा है, एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड काउंट की जाएगी। देन प्रोडक्शन बाउंड्री, जब तक कोई भी गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है, जब तक कोई भी गुड उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब उस पर कोई ना कोई काम चल रहा है, उसको कुछ और उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है तो हम उसको हम इंटरमीडिएट गुड काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, मतलब अब उसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको फाइनल गुड में काउंट करेंगे। देन इसके एग्जांपल, जैसे बटर परचेज बाय हाउस होल्ड, तो एक हाउस होल्ड ने मक्खन खरीदा, अपने घर में खा पी के ख़त्म कर लिया, तो फाइनल गुड एग्जाम्पल है। लेकिन अगर सेम बटर इज परचेज बाय होटल टू प्रिपेयर लंच और डिनर, तो वो जो बटर है इट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी गुड अपने आप में फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं होती है, उस गुड को यूज़ कैसे किया जाता है, विच मेक्स दैट गुड अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। आज मैं आप लोगों को सर्कुलर ऑफ इनकम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सर्कुलर ऑफ इनकम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला ये आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे सीधा आपको हम बेसिकली इकोनॉमिक में तीन मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद इनकम फेज आता है जहाँ पे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इनकम यहाँ जनरेट हुई है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसके बाद जो इनकम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो यहाँ पे स्पेंड की जाती है। तो इस तरीके से जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कंप्लीट होता है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन फेज में हमारे को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योर। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमारे को इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब ये 4 फैक्टर्स काम करते हैं तो किसी भी गुड का प्रोडक्शन होता है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमने इकोनॉमी में 100 रुपये की गुड का प्रोडक्शन करा, तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन फेज पे हमने इतना पैसा जनरेट करा, इतनी वैल्यू की गुड को हमने प्रोड्यूस करा। अब आता है इनकम फेज। जो लैंड है उसको जो भी यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है वो इनकम फेज में ये पैसा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे इनकम फेज में लैंड का मतलब है लैंड ओनर को मिलेगा यहाँ पे रेंट, लेबर को यहाँ पे मिलेगा वेजेस, कैपिटल को यहाँ पे मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे मिलता है प्रॉफिट। तो सपोज जो 100 रुपये यहाँ पे जनरेट हुए थे, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बराबर का कॉन्ट्रीब्यूशन करा, तो मतलब 100 में से हमारे से 25 रुपये यहाँ चले गए, 25 रुपये यहाँ चले गए, 25 रुपये यहाँ चले गए और 25 रुपये यहाँ आ गए। तो इस तरीके से इनकम फेज में ये जो पैसा पूरा का पूरा जो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा आ गया। अब
उसके बाद वो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, जो भी ये गुड्स प्रोड्यूस हुई थी उस पर हम मतलब पहले पैसा यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद अब ये पैसा एक्सपेंडिचर फेज पे खर्च होगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने जो भी पैसा कमाया था अब वो खर्च करेंगे। तो एक्सपेंडिचर फेज में जब पैसा खर्च होता है तो वो पैसा वापस से घूम के प्रोडक्शन फेज में आता है। भाई जितने भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हम उन गुड्स को खरीद रहे हैं। तो एक तरह से जो पूरा पैसा यहाँ जनरेट होता है, यहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनकम फेज में अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर फेज में पैसा खर्च हो गया, तो पैसा घूम के यहाँ पहुँच गया। सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, सर्कुलर फेज ऑफ इनकम refers to the generation of income in the production phase, distribution of income in the income phase, and expenditure of the income in the form of consumption expenditure on goods and services produced in the expenditure phase, and that is how the whole circular flow of income is completed. आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मनी फ्लो। मनी फ्लो मैंने आपको अगेन बताया था कि हम दो सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। भाई जो यहाँ पे सिर्फ पैसे के मूवमेंट की बात हो रही है। जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देती है, फर्म्स उनके बदले में पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, जो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। पैसा फर्म से इन चारों फॉर्म में घूम के हाउस होल्ड के पास आता है, और हाउस होल्ड के पास से पैसा आता है तो उन्होंने जो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी वो पैसा खर्च करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और पैसा घूम के वापस से फर्म्स के पास चला जाएगा। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सर्कुलर फ्लो में ही, सर्कुलर फ्लो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो बेसिकली होता है, सपोज हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। आपके सिलेबस में हम सिर्फ दो सेक्टर की इकोनॉमी को लेकर चलते हैं। तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज का मतलब है कि जितने भी लैंड ओनर है या लेबर है, कैपिटल ओनर है या एंटरप्रेन्योर है, ये यहाँ का पार्ट माने जाते हैं। तो इन्होंने सर्विसेज दी फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने, और फर्म्स ने इन सर्विसेज को यूज़ करा और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जो वापस से हाउस होल्ड के पास चली गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मनी का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इसलिए इसको बोलते हैं रियल फ्लो। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जो वापस से हाउस होल्ड के पास चली गई। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। किसी भी इकोनॉमिक की एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस फ्लो का इम्प्रूवमेंट या मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस। बेसिकली जब भी, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि हम जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में करेंगे, पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। टीचर्स और बोर्ड उस चीज़ को पसंद नहीं करते। ऑल द टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स बेसिकली रिकमेंड प्रेजेंटिंग द डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म। सो इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है, आपको बेसिकली बेसिस पे फोकस करना है। इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो मनी फ्लो होता है उसमें बेसिकली मनी का मूवमेंट होता है। जब फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करती हैं और हाउस होल्ड जब पैसा, जो भी पैसा आता है, इट स्पेंड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पर काउंट होगा। अगला पार्ट है यहाँ पे जो एक्सचेंज है, रियल फ्लो में जो एक्सचेंज, काइंड ऑफ एक्सचेंज है वो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है मनी का। यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। जब मनी फ्लो की बात करते हैं, डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, भाई रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। बार्टर सिस्टम आपको पता होगा कि जब हम गुड्स के बदले में गुड्स खरीदते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने के बदले में हमें कितनी गुड्स वापस करनी है, क्या जब हम परचेज करें तो हमें कैसा एक्सचेंज करना है। लेकिन मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
आप कोई भी टाइप की चीज़ खरीद सकते हो एंड यू कैन ईजिली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ हो, ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़, आप पैसों में उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आती जब हम मनी फ्लो की बात करते हैं। हम रियल फ्लो का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो, लेकिन मनी फ्लो का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। आपको हमेशा डिफरेंसेस पॉइंट्स की फॉर्म में देने हैं। यहाँ पे 4 बेसिस है। क्वेश्चन जनरली 3 मार्क का रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आप कोशिश ये करिएगा कि आप कम से कम 4 पॉइंट्स लिखें सो दैट कहीं मार्क्स कटे। बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक बेसिकली में जब भी आप आपको कोई डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको हमेशा टैबुलर फॉर्म में आपको टेबल बना के उसका डिफरेंस बताना है। सीबीएसई कभी भी अगर आप पॉइंट्स में डिफरेंस बताएंगे तो सीबीएसई उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। जितने भी स्कूलों में जितनी भी टीचर्स होती हैं वो आपको टैबुलर तरीके से डिफरेंसेस बताने के लिए बोलेंगी। तो इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो का। इसका मीनिंग होता है, स्टॉक का मीनिंग होता है मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और कोई भी चीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। 2020 में 31 मार्च को हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम पूरे साल की बात करें कि इस पूरे साल में कितना बच्चों ने जन्म लिया। जो दूसरा डिफरेंस है वो है टाइम डायमेंशन। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होती, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक में हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। इस दिन पर इस टाइम मेरे जेब में कितने पैसे हैं, इस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, इस टाइम पर बैंक में पैसा कितना है, ये सारा का सारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे टाइम तक। फ्लो में हमेशा टाइम डायमेंशन होता है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 का मतलब है कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो यहाँ पे एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक का टाइम आ रहा है पूरा, तो इसलिए हम इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। अगला है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये एक ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है ठहरा हुआ, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। ये होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है लगातार चेंज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट डायनामिक है क्योंकि पूरे साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया तो ये फिगर वेरी करेगा, ठीक है, और लगातार चेंज हो रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दिन की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम यहाँ पे पूरे साल की बात कर रहे हैं। आपको हमेशा जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो हमेशा आपको टैबुलर फॉर्म में प्रॉपर टेबल बना के आपको बहुत सफाई से आपको वहाँ पर एग्जाम में बनाना है। ऐसे करके पूरा आपको टेबल बना के एंड देन आपको डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं बन सकता। आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से टेबल बना के आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अगर ये 3 मार्क का है तो कम से कम 3 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। कम से कम 3 पॉइंट्स, हो सके तो 1 पॉइंट ज़्यादा लिखिए कि आपके मार्क्स ना कटें।